दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज आपके लिए लगातार लेके आ रहा हूं और आज मैं क्लास 6 का लास्ट चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं। दोस्तों इसके पहले वाली क्लास में मैंने इसका पार्ट 1 देखा था, इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें और चित्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कुछ महत्वपूर्ण किताबों से रिलेटेड फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए। तो बस यही आपको बताना है, ये आप जान जाएंगे। इसके बाद ये क्लास खत्म होगी और क्लास 6 पूरा एक तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्लास 7 में आएंगे। क्लास 7 आपको थोड़ा और नए तरीके से पढ़ाई जाएगी। दोस्तों मैं अपना 100% दे रहा हूँ क्लासों में, ठीक है। आपसे निवेदन है, आप मेरा सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों तक चैनल को शेयर करिए। दोस्तों चलिए देख लेते हैं पुस्तकों की दुनिया। आपकी एनसीईआरटी में पुस्तकों की दुनिया के बारे में बताया गया है कि हमें पुस्तकों से तमाम तरीके की जानकारियां मिला करती हैं। ऐसे ही महाकाव्यों के पुस्तकें क्या हैं, पुस्तकों के अंतर्गत महाकाव्य आता है। तो तमिल महाकाव्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है। परीक्षाओं में मिलान करने के लिए यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। आप लोग पूछा करते हैं यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे, तो जान लीजिए परीक्षाओं में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे। तो तमिल महाकाव्य, मैं आपको तमिल महाकाव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप दूसरे महाकाव्य तो जानते हैं, तमिल महाकाव्य के बारे में आपको जानकारी का अभाव होता है। परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। दो महाकाव्य दूसरे दे देगा जो आप जानते हैं, तो ये दे देगा, ठीक। तो जान लीजिए तमिल महाकाव्य में एक का नाम है, एक और दो, एक का नाम है सिलप्पदिकारम। क्या नाम है? सिलप्पदिकारम। इसके लेखक है इलांगो, लेखक का नाम इलांगो। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है सिलप्पदिकारम के लेखक कौन है, ये किसने लिखी, आप कहेंगे इलांगो। दोस्तों ये आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी में है। एग्जामिनर आपसे अपेक्षा करता है कि आपको ये सारी चीजें पता हो, इसलिए ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये किताबें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप ये मत समझिए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऐसे सोचिए कि क्लास 6 एग्जामिनर इतनी अपेक्षा रखता है आपसे कि आपको क्लास 6 की हिस्ट्री तो पता ही होगी। तो उसी के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण फैक्ट, सिलप्पदिकारम के लेखक है इलांगो, ठीक। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। आप कहानी किताब में पढ़ सकते हैं कि कहानी इंटरेस्टिंग है, प्रेम कहानी, जो कि आप किताब से पढ़ेंगे। तो कोवलन एक व्यापारी है, उसका नाम है और उसी के बारे में ये कहानी है जिसे इलांगो ने लिखा है सिलप्पदिकारम में, ठीक। अगला है तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई। दोस्तों ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भी आ सकता है निम्नलिखित में से तमिल महाकाव्य है, तब आपको ये दोनों पता होने चाहिए, ठीक। मणिमेखलाई अगला महाकाव्य है मणिमेखलाई, जिसके लेखक हैं सत्यनार। सत्यनार ने मणिमेखलाई लिखी। तो दोस्तों ये आप फैक्ट के रूप में लिख लेंगे, आपके लिए बस यही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बता ही दिया है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में मिलान के लिए जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं और मिलान के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पिछली पीसीएस की परीक्षा उठाकर देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न सिर्फ मिलान के पूछे गए। तो समझ सकते हैं आप मिलान कितना महत्वपूर्ण है। मिलान के प्रश्न आपकी किताब जब आपका चैप्टर खत्म होता है उसके अंत में 1 से 2 प्रश्न मिलान के दिए होते हैं, आप वो भी किया करिए। मिलान के प्रश्न करेंगे तो आपका नॉलेज और अधिक बढ़ेगा, ठीक। अब देखते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से चीजें जानना बहुत आवश्यक है। पुराण के बारे में बताया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। सबसे पहले पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन है। इसमें पुराण में होता क्या था ये जानना महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु, शिव, माँ दुर्गे या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं तथा पूजा विधियां दी गई। इन देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां पुराणों में हैं। इनकी पूजा कैसे करेंगे, पाठ कैसे करेंगे, ये सारी जानकारियां पुराणों में दिया गया है। तो इसीलिए पुराण महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म का आप मान सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्या? पुराण। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं से संबंधित तमाम कहानियां, तमाम जानकारियां कि कैसे पूजा करना है, क्या करेंगे तो विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, क्या करेंगे तो शिव भगवान, क्या करेंगे तो दुर्गा माँ प्रसन्न होंगी, ठीक। तब किसका व्रत रहना, ये सारी चीजें पुराण में आपको मिलेंगी, ठीक है। अधिकतर पुराण
सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। दोस्तों ये संस्कृत के श्लोकों में पुराण लिखे गए हैं जो कि एक सरल भाषा में, ठीक, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। जब सरल भाषा में, सरल संस्कृत भाषा में श्लोक लिखे गए हैं तो इसका कारण ये था लिखने का कि जिससे लोग इसको, ज्यादातर लोग इसको समझ जाए सुन के, ठीक है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति ना थी वे भी इसे सुन सकते थे। दोस्तों आपको पिछली कक्षा में बताया कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बाकी सब लोग वेद पढ़ सकते थे। जो वर्ण के चारों प्रकार हैं जिसमें केवल शूद्र ही वेद नहीं पढ़ सकता था। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि जो स्त्रियां होंगी वो भी वेद नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे पुराणों को सुन सकती हैं। पुराणों के श्लोकों को शूद्र भी सुन सकते हैं हमारे, और स्त्रियां भी हमारी सुन सकती हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिससे लोग सुनने आते थे। मंदिरों में पुराणों का पाठ होता था जिसको कौन करता था? पुजारी लोग करते थे। और जब पुराण का पाठ होता था तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, लोग सुनने आते थे, फिर यही पूजा करते थे, ठीक। तो आपको आशा है समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण है कि आप जान लीजिए पुराणों की रचना व्यास जी ने की। आपको एक ऋषि हैं व्यास जी, जिन्हें कहा गया वेद व्यास, उन्होंने पुराणों की रचना की है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे महाभारत के बारे में। दोस्तों महाभारत और रामायण से आप लोग बहुत ज्यादा परिचित हैं, ठीक है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की कहानी है, इन दोनों में तनातनी रहती है। रामायण के बारे में आप जानते ही हैं, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था, तो ये कहानी आपको बच्चे को पता है भारत में, ठीक। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। महाभारत में क्या है? कौरव और पांडवों के बीच की कहानी। ये मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि क्योंकि इस समय लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ये महाभारत और रामायण चली है, तो अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि महाभारत में उल्लेख है कौरवों का, कौरवों और पांडवों के युद्ध का, राम और लक्ष्मण का, ऐसे आ सकता है प्रश्न, ठीक। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। दोस्तों ये पुरु वंश के ये लोग थे और उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, जिसकी गद्दी के लिए कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ करता था, ठीक। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। इसके पहली कक्षा में मैंने आपको भगवत गीता के बारे में बताया था, तो महाभारत का ही एक पार्ट है भगवत गीता, ठीक है। दोस्तों महाभारत और पुराण, अभी आपको पुराण के बारे में बताया, और महाभारत इन दोनों की रचना की है व्यास जी ने, इन दोनों को लिखा है व्यास जी ने, ठीक। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि महाभारत को किसने लिखा है, इसकी रचना किसने की, आप कहेंगे व्यास। पुराणों की रचना किसने की, आप कहेंगे व्यास। ये व्यास मतलब वेद व्यास जी हैं, ठीक है। रामायण की रचना कौन करेगा? रामायण को पहली बार कौन लिखता है संस्कृत में? वाल्मीकि जी। कौन लिखेगा? वाल्मीकि। दोस्तों रामायण और महाभारत में आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो महाभारत व्यास जी, रामायण वाल्मीकि जी, ठीक। इन्होंने संस्कृत में सबसे पहले रामायण को लिखा है। आपके एनसीईआरटी में जितना उल्लेख है मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण, ये सारे फैक्ट कितने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इतिहास में हमें नहीं लगता है कि ये बताया जाता है, इसीलिए ये एनसीईआरटी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप कोई फैक्ट छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। आप जब किताब से पढ़ेंगे तो आप सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे, और जो आपको फैक्ट मिलता है वो आप नोट करते हुए चलिए। जैसे ये सारे फैक्ट आपको मिले, मान लीजिए बुक से पढ़े आप, तो ये सारी चीजें आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से डायरेक्ट प्रश्न आपके लिए रख देता है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ का कोई भी फैक्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। क्लास 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी का एक भी फैक्ट आप मिस नहीं करेंगे। दोस्तों विज्ञान की पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, क्योंकि किताबों के बारे में बात ही हो रही है इस चैप्टर में। इमारतों, चित्रों और किताबों के बारे में ही बात हो रही है। तो इमारतों और चित्रों के बारे में हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। पार्ट 2 में हम किताबों के बारे में देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आज भी उपयोगी हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जिन्हें कहा गया है आर्यभट्ट। इन्होंने एक किताब लिखी आर्यभट्टियम, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। और कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि आर्यभट्टियम किसने लिखा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम ने, आर्यभट्ट द्वितीय ने,
तब आपको कंफ्यूजन ना रहे, आप डाउट में ना पड़े। आप जान लीजिए कि आर्यभट्ट नहीं आर्यभट्टियम लिखी। इनके बारे में कुछ और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आप मान सकते हैं कि ये विश्व में सर्वप्रथम थे ये सारी चीजें बताने वाले, लेकिन इनकी बात को ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई और पाश्चात्य लोगों की ही ज्यादा वैल्यू दी गई और उन्हें ही तमाम चीजों के खोजकर्ता मान लिया गया। लेकिन ये बहुत महान थे, इन्होंने बहुत सारी चीजें पहले ही बता रखी थी। ठीक है, देख लेते हैं। दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि दिन रात जो होते हैं ना, वो पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, इस वजह से होते हैं। जबकि लगता है रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जबकि हमें लगता है ऐसा है कि सूर्य रोज निकल रहा है और डूब रहा है, जबकि रियल में ऐसा है नहीं। रियल में क्या है कि पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है। इन्होंने बहुत पहले बता दिया था, जब किसी ने ये बात प्रूव नहीं कर पाया था, किसी ने सोचा भी नहीं था, तब इन्होंने बता दिया था अपनी किताब आर्यभट्टियम में। ठीक है, इन्होंने बताया कि वृत्त की परिधि मापने की विधि इन्होंने ढूंढ ली। दोस्तों, वृत्त की परिधि मापने की महत्वपूर्ण विधि इन्होंने ढूंढ ली और जब आज के जो आधुनिक युग है इसमें जब वृत्त की परिधि की खोज की गई, उसमें मापा गया और इनका आधार लिया गया, तो देखा गया कि लगभग 99.99% आर्यभट्ट जी का एकदम सही माप आया। वृत्त का परिधि मापने का जो इन्होंने फार्मूला बताया, विधि बताया, वो आज का जो हम निकालते हैं हम लोग 2πr, एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही आया 99.99%। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, दो महत्वपूर्ण लेखक और उनकी किताबों के बारे में बताया गया है। देख लीजिए, ये आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो परीक्षाओं में घूम फिर के बार बार पूछी जाती हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ याद भी नहीं करना, आप देख लेंगे, बस आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये चरक हैं, भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक। इनकी किताब है चरक संहिता और ये सुश्रुत हैं। ये है इनकी किताब है सुश्रुत संहिता। दोस्तों, ये दोनों महत्वपूर्ण है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। ये दोनों आपको अच्छे से तैयार कर रखना है। ये आयुर्वेदिक चिकित्सक है। ठीक है दोस्तों, आपसे मैंने बताया कि अन्यत्र जरूर पढ़ा करिए, इसके साथ आप किताब भी जरूर पढ़ेंगे। किताब आप पढ़ेंगे तो आपका कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट छूटेगा नहीं। मैं यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दे रहा हूँ लगातार, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किताब एक बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा कि आपने ये पढ़ लिया बस आपके लिए पूरा पर्याप्त है, अब आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। आप किताब पढ़ेंगे तभी आपको 100% ज्ञान होगा। यहाँ पे मैंने समझा दिया, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन किताब पढ़ेंगे तो एक बहुत बेहतरीन आपको मजा आएगा, आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास होती है खत्म। इसके बाद क्लास 7 की शुरुआत होगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे, मुगल काल के बारे में देखेंगे और भी महत्वपूर्ण जो आप मान सकते हैं मध्यकालीन भारत 750 से लेके तो आगे तक 1750 तक आप मान सकते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लास 7 की एनसीईआरटी। आप उसे देखिए, नए तरीके से आ रही है, कुछ परिवर्तन के साथ। ठीक, आप फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव अवश्य दें कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।